गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पूर्व में जो हम पढ़ रहे थे राजनीति और यातायात का दूसरा भाग पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 2। पूर्व के भाग में हम पढ़ चुके हैं कि परिवहन के साधन किस तरीके से राजनीति में अपना योगदान देते हैं, किसी राज्य के विकास में वो किस तरीके से सहायक होते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में पढ़ी। आज के इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि कौन-कौन से परिवहन के साधन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि को विकसित करते हैं, राज्य के संबंध किस तरीके से दूसरे राज्यों से होते हैं परिवहन के साधनों की वजह से। उन सब के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व। विश्व में परिवहन के मार्गों की दृष्टि से जल परिवहन, वायु परिवहन और थल परिवहन का महत्व अपने अपने स्थानों पर है। इनकी विशद विवेचना राज्यों के संदर्भ में निम्न प्रकार से की जा सकती है, जो स्पष्ट करते हैं कि एक राज्य के पास थल व जल परिवहन होने पर किस रूप में वह विकास करता है। उसी प्रकार जिस राज्य के पास तीनों परिवहन के मार्ग व साधन मजबूत होने पर वह राज्य विश्व राजनीति में व विश्व व्यापार में कितना प्रभावी होता है, निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। परिवहन के साधनों के रूप में निम्न साधनों का प्रयोग राज्य द्वारा किया जा सकता है। पहला, जल परिवहन। राजनीतिक भूगोल में जल परिवहन के दोनों स्वरूप अपना निर्दिष्ट स्थान रखते हैं। ये दोनों स्वरूप निम्न हैं: महासागरीय परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। पहले हम बात करेंगे महासागरीय परिवहन की। आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विशेष योगदान होता है, जिन्हें बनाने में परिवहन के साधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न विशेषताओं के कारण परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सामुद्रिक परिवहन का विशिष्ट स्थान है। पहला, ज्यादातर महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागर हमेशा से ही एक रहे हैं, किंतु इसका वास्तविक प्रयोगात्मक अर्थ कुछ वर्षों पूर्व ही समझा गया। दूसरा, सामुद्रिक परिवहन में जहाजों से जल सतह पर निम्नतम संघर्षण होता है, जिससे कम शक्ति से अधिक माल ढोया जा सकता है। तीसरा, सामुद्रिक मार्गों को ना तो निर्मित करना पड़ता है, ना ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है, एवं माल आदि ज्यादा ढोया जा सकता है। अतः यह एक मितव्ययी साधन है। चौथा, सागरीय जल विश्व के अनेक देशों को छूता है। एक ओर सघन जनसंख्या के देश, दूसरी ओर अल्प जनसंख्या के। इसमें विभिन्न देशों के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। पांचवा, महासागरों पर राजनीतिक सीमाओं का अभाव है। यह एक ऐसी सुविधा है जो थलीय एवं वायु परिवहन को उपलब्ध नहीं है। इसी कारण सामुद्रिक मार्गों से संबंधित विवाद स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामुद्रिक मार्गों का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि महासागरों एवं सागरों में बहुत से जल मार्ग हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं व्यापार की मात्रा के आधार पर निम्न जल मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है: प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, भूमध्य सागरीय सुएज हिंद महासागरीय मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, पनामा मार्ग और केप मार्ग। उपरोक्त के अतिरिक्त सुएज मार्ग का महत्व यूरोप एवं एशिया के मध्य निकटतम संबंध स्थापित करने के रूप में है। अमेरिकन देशों का एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया से सागरीय संपर्क प्रशांत महासागर मार्गों से है। अनेक देशों ने दूसरे देशों के माध्यम से सामुद्रिक सुविधा प्राप्त की है, जैसे एबिसिनिया वर्तमान में इथियोपिया, कांगो उत्तरी रोडेशिया वर्तमान में जाम्बिया, न्यासालैंड वर्तमान में मलावी आदि
विदेशी भूमि को पार कर सामुद्रिक तट का प्रयोग करते हैं। इसी में दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नहरें। विश्व में ऐसी नहरें जो महासागर से संयुक्त करती हैं, इस तरह की निम्न 4 नहरें हैं। पनामा नहर। इस नहर के बनने से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर जाने के लिए जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्व में चक्कर लगाना पड़ता था, वह समाप्त हो गया। इस नहर का निर्माण सुएज नहर की तुलना में तकनीकी दृष्टि से कठिन था, क्योंकि नहर का तल समुद्र तल से ऊंचा है। दूसरी सुएज नहर। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर की चौड़ाई लगभग 114 मीटर तथा गहराई 12.8 मीटर है। नहर से प्रति वर्ष लगभग 20,000 जहाज यात्रा करते हैं। नहर का राजनीतिक एवं सामरिक महत्व ज्यादा है। वर्तमान में इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। तीसरा, कील नहर। इस नहर का निर्माण जर्मन सरकार द्वारा डेनिस प्रायद्वीप के पार 1914 में किया। इसके माध्यम से जर्मनी के बाल्टिक सागर के बंदरगाहों तथा उत्तरी सागर के मध्य सीधा संपर्क हो गया, जो पूर्व में डेनमार्क के चारों ओर होता था। चौथा, क्रोनेट नहर। इस नहर के बन जाने से दक्षिणी ग्रीस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अब बात करेंगे आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जल परिवहन के 3 साधन नदी, नहर और झीलें हैं। जहाजों के प्रयोग के साथ ही नदियों का जलमार्ग के लिए उपयोग और अधिक हो गया, जिससे आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक माल लाने में सुविधा हो गई। अनेक नदियां जैसे राइन, सिक्यांग, विशुला, डेन्यूब आदि का प्रयोग परिवहन के लिए होता रहा है। भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी से असम के अंदर माल का और यात्रियों का आवागमन परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा दैनिक रूप से आंतरिक परिवहन का कार्य होता रहता है। एशिया में चीन में यांगसी क्वेंग का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। झीलों के द्वारा भी आंतरिक जल परिवहन का कार्य होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का प्रयोग आंतरिक जल परिवहन के लिए सबसे अधिक किया जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ओंटेरियो तथा ईरी झीलों को परिवहन के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील कई राज्यों के अधिकार में होने के कारण इसका प्रयोग संभव नहीं हो पा रहा है। विश्व में कई देशों में ऐसी नहरों का निर्माण किया गया है जिनमें जहाज एवं स्टीमर आसानी से चल सकें। चीन की विशाल नहर सबसे प्राचीन नहर है। यूरोप में इस तरह की नहरें फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी और पोलैंड में है। अब दूसरी बड़ी कैटेगरी है वायु परिवहन की। विश्व में वर्तमान युग को वायु का युग कहते हैं और प्रत्येक राज्य के विकास में एवं सुरक्षा में वायु परिवहन का अधिक महत्व है। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक बाधाओं की कड़ी है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, दलदल एवं हिममंडित क्षेत्र जो अन्य परिवहन के साधनों में बाधक होते हैं, वायु परिवहन के लिए अवरोधक नहीं है। वायु परिवहन जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं, इसलिए यात्रा से पूर्व मौसम की पूर्व जानकारी ली जाती है। अन्य दूसरे राज्य की आज्ञा के बिना किसी भी देश का वायुयान उस राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। विश्व में वर्तमान परिस्थितियों में एक राष्ट्र की शक्ति का अनुमान वायुसेना के आधार पर ही लगाया जा सकता है। आज अधिकांश युद्ध लड़ाकू विमानों से लड़ा जाता है। ईरान इराक, भारत पाकिस्तान, अरब इजराइल युद्ध इसके उदाहरण हैं। वायु परिवहन सदैव निकटतम दूरी के मार्ग का अनुसरण करता है। उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र वायु परिवहन की दृष्टि से यूरेशिया एवं अमेरिका के मध्य निकटतम दूरी का मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। सोवियत रूस
पश्चिमी यूरोप के देश तथा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह निकटतम वायु मार्ग प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसके चारों ओर सोवियत रूस या अमेरिका के वायु केंद्र हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है स्थल परिवहन की। एक राज्य के लिए सड़क परिवहन का बहुत अधिक महत्व होता है। राज्य के अंतरिम भाग तक भी सड़क परिवहन आवश्यक माना जाता है, क्योंकि राज्य के प्रत्येक भाग को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख मार्ग सड़क मार्ग है। नेपोलियन ने फ्रांस में एवं हिटलर ने जर्मनी में सड़क परिवहन मार्ग पर विशेष जोर दिया। भारत एवं चीन के युद्ध के समय नेफा एवं लद्दाख के क्षेत्रों में सड़कों की कमी के कारण सैनिक सामग्री पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई हुई। यही नहीं, अपितु भारतीय सेनाओं की पराजय का भी एक कारण यही रहा है। अतः उसके पश्चात क्षेत्र में सड़कों का पर्याप्त विकास किया गया है। सड़क परिवहन राज्य के लिए केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में कार्य करता है। जिस देश में सड़क परिवहन सुदृढ़ होता है, उस देश में किसी भी प्रकार के स्थान पर पहुंचना आसान होता है, चाहे वो स्थान पर्वतीय हो क्यों ना हो। अतः किसी भी स्थान पर आसानी से कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता है। विश्व में आज सड़कों का जाल है, परंतु सड़कों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हैं। पान अमेरिकन हाईवे जो 5,227 किलोमीटर लंबा है, एल्कन हाईवे जो 2,237 किलोमीटर है, ये अलास्का को अमेरिका से जोड़ता है। जीटी रोड कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,422 किलोमीटर लंबा है, और बर्मा रोड जो बर्मा के भागों को चीन से जोड़ता है, वो 1,154 किलोमीटर लंबा है। सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग राज्यों के आंतरिक भागों में विकास की गति प्रदान करता है। आज कोई भी देश सड़क व रेल परिवहन के अभाव में ना तो व्यापारिक कार्य कर सकता है और ना ही औद्योगिक विकास कार्य। अतः व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में सड़क एवं रेल यातायात की सुविधा विकास करता है। चौथी है रेल परिवहन। स्थलीय परिवहन में भाप के इंजन के आविष्कार के पश्चात रेल परिवहन का जन्म हुआ और रेलों के विकास से व्यापारिक गतिविधियों में विशेष प्रगति हुई। रेल परिवहन आंतरिक व्यापार का आधार स्थल बनता जा रहा है। जिस देश में रेल परिवहन सुदृढ़ जाल के रूप में विकसित हुआ है, वहीं पर एक साथ लाखों टन व्यापार का लदान संभव होने लगा है। सोवियत रूस, कनाडा में रेल परिवहन आंतरिक व्यापार का 85% संपन्न करते हैं। रूस की सबसे बड़ी रेल लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक तक चल जाती है। विश्व विकसित राष्ट्रों में रेल का जाल सबसे अधिक है। पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि में पर्याप्त रेल मार्ग हैं। एशिया महाद्वीप में जापान, भारत और चीन में भी रेल मार्गों का विकास बहुत किया गया है। व्यापारिक गतिविधियों को विशेष गति प्रदान करने हेतु ही रेल परिवहन ने जन्म लिया। अब प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्र अपने देश में रेल परिवहन का अधिकाधिक विकास करना चाहता है, क्योंकि इसके द्वारा सस्ती दर पर उच्च परिवहन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जा सकती हैं। पांचवा है पाइपलाइन। परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन का प्रयोग भी किया जाता है। इस साधन का प्रयोग पेट्रोलियम का परिवहन आंतरिक राज्यों में या विभिन्न राज्यों के मध्य किया जाता है। पाइपलाइनों का सामरिक महत्व अधिक होता है एवं युद्धकालीन परिस्थितियों में इन पर आक्रमण किया जाता है। ईरान इराक युद्ध इसके उदाहरण है। विश्व के 3 राज्यों में पाइपलाइनों का सघन जाल है। यह है संयुक्त राज्य, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया। संयुक्त राज्य में गैस पाइपलाइन द्वारा विभिन्न भागों में भेजी जाती है। यूरोप की पाइपलाइन शुद्ध किया हुआ पेट्रोल उपयोग हेतु भेजने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
पश्चिमी एशिया में पाइपलाइन मरुस्थल के आंतरिक भागों में स्थित तेल कुओं से शोधक कारखानों तक जाती है, जो मुख्यतः फारस की खाड़ी या भूमध्य सागर के तटों पर स्थित है। ये अनेक राष्ट्रों के बीच से गुजरने के कारण कभी-कभी विवाद का कारण बन जाती हैं। परिवहन की राष्ट्रीय विकास में भूमिका। राज्य का अस्तित्व परिवहन के साधन है। इसे इस तरह कहा जाए कि परिवहन के साधनों के बिना राज्य का विकास संभव ही नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य का विकास उसके खून के प्रवाह पर निर्भर करता है, इसी प्रकार राज्य का विकास उसके यातायात के साधनों पर निर्भर करता है, जो कि उसके विकास की गति को हर समय विकसित करते रहते हैं। राज्य के परिवहन साधनों का विकास भौगोलिक कारकों पर भी निर्भर करता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले तत्वों में उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति के अतिरिक्त अन्य आर्थिक तत्व जैसे कृषि, उद्योग, खनिज आदि हैं। राज्य के विकास में परिवहन की उपयोगिता निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला, आर्थिक विकास में परिवहन का योगदान। दूसरा, अंतर्राज्यीय संबंधों के विकास में परिवहन। तीसरा, राजनीतिक विकास में परिवहन का योगदान। और चौथा, राज्य सुरक्षा में परिवहन का योगदान। आर्थिक विकास में परिवहन का योगदान। भाप के इंजन के विकास के पूर्व आर्थिक क्रांति का सूत्रपात नहीं था, अर्थात इंजन के आविष्कार के माध्यम से विश्व में परिवहन गति बढ़ी। आर्थिक संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना हुआ और परिणाम औद्योगिक वृद्धि प्रारंभ हुई। राज्य में कृषि, उद्योग, खनिज, मानव साधन सभी परिवहन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। कृषि विकास में, उद्योग विकास में निश्चित ही परिवहन के साधनों का योगदान होता है। वहीं खनिजों के स्थानों तक पहुंचने में परिवहन को ही अहम भूमिका अदा करनी पड़ती है। कच्ची सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कच्ची सामग्री ही औद्योगिक विकास का आधार होती है। औद्योगिक केंद्रों से पक्की सामग्री स्वदेश व विदेशों से निर्यात भी यातायात से ही संभव है। अतः जब तक यातायात के साधन विकसित नहीं होते, तब तक राज्य का विकास संभव नहीं हो पाता है। राज्य में उत्तम बंदरगाहों का विकास भी राज्य के समुद्री यातायात पर निर्भर करता है। जितने अच्छे बंदरगाह व समुद्री यातायात के साधन होते हैं, उसी तुलना में विदेशों को वस्तुओं को निर्यात व वस्तुओं का कम कीमत पर आयात संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों भी परिवहन के साधनों पर ही निर्भर है। अंतर्राज्यीय संबंधों पर यातायात का प्रभाव। दो देशों के मध्य संबंधों के विकास में राज्यों के परिवहन के साधन महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व में वो सभी देश जो ये पहले उपनिवेशिक शक्तियों के रूप में विश्व पर उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, उन्होंने यातायात का ही सहारा लिया था। उन देशों में नौसैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, जिससे ही उन्होंने विश्व से संबंध विकसित किए। तीसरा, राजनीतिक विकास में परिवहन का योगदान। राज्य की एकता स्थापित करने में सबसे प्रमुख तत्व राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। राजनीतिक निर्णयों का परिणाम ही यातायात मार्गों के विकास पर पड़ता है। साथ ही राजनीतिक निर्णयों के कारण ही अत्यधिक ऊंचे और कठिन स्थानों पर जाना पहुंचना सरल नहीं होता, वहां तक मार्गों का निर्माण करना होता है। यद्यपि ये सभी कार्य राज्य की आत्मा को जीवित रखने हेतु ही होते हैं, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में किसी भी राज्य में यातायात के साधनों का विकास असंभव तो नहीं, परंतु कठिन अवश्य लगता है। राष्ट्र में जो चुनाव प्रणाली है, उसके लिए भी मार्गों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने हेतु यातायात के साधन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यातायात के साधन होंगे तभी वहां पर पोलिंग पार्टियां आराम से पहुंच पाएंगी और पोलिंग की व्यवस्था कर पाएंगी, वरना बिना यातायात के पोलिंग पार्टियों को वहां तक पहुंचाना ये अपने आप में ही एक कठिन कार्य होता है। आज के युग में राष्ट्रोत्तर संबंध भी परिवहन मार्गों के अभाव में संभव नहीं, क्योंकि यातायात के साधन के अभाव में जितना जल्दी आपको संपर्क करना पड़ता है, वो नहीं हो पाता है। जैसे
आज के युग में वायुयान तीव्रतम यातायात का साधन है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व की दूरी कम हो गई है। परंतु राजनीतिक संबंध यदि किसी देश से नहीं होते हैं तो परिवहन के साधन गौण हो जाते हैं। स्थल राष्ट्र की जनता को एकता के सूत्र में परिवहन के साधन ही बांधते हैं, जिन पर राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही राजनीति पर भी परिवहन के साधनों का प्रभाव पड़ता है। चौथा है राज्य की सुरक्षा में परिवहन। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रत्येक देश अपने देश का विकास अन्य देश की तुलना में अधिक करना चाहता है। साथ ही पड़ोसी देश से अपने संबंधों को बनाकर या बिगाड़ के रखता है। जैसे यूएसए व कनाडा के संबंध मधुर हैं, वहां पर व्यापारिक व सुरक्षात्मक संबंधों पर देशों के विकास का सकारात्मक प्रभाव है। वहीं भारत और चीन तथा भारत व पाकिस्तान के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं। परिणाम व्यापारिक संबंधों की कल्पना तो दूर, इन बिगड़े संबंधों के कारण राज्य के आंतरिक और बाह्य संकटों से निपटना आवश्यक होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि यातायात के साधनों का विकास संभव नहीं हुआ तो क्या राज्य की सुरक्षा संभव होगी? वहां पर विदेशी शक्तियां आकर राज्य के संसाधनों को नष्ट ही नहीं अपितु अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करेंगी। अतः आवश्यक है कि राज्य की सुरक्षा के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षित राज्य ही राजनीतिक व्यापारिक संबंध अन्य देशों से बनाने की क्षमता रखता है। आज के इस अध्ययन में हमने जाना कि किस तरीके से कौन कौन से जो यातायात के साधन हैं, जैसे जल परिवहन में भी सामुद्रिक मार्ग और अपने जो नदियों द्वारा जो मार्ग होता है उसमें किस तरीके से यातायात के साधन अपना प्रभाव डालते हैं। थल मार्ग में रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन के बारे में हमने आज अध्ययन किया। साथ ही राज्यों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन के साधनों का क्या योगदान रहता है वो हमने जाना। उसके साथ ही आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।